आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास को खत्म करके नया गजा बनाने की तैयारी में गद्दार ग्रुप्स इजराइल के साथ अरब भी कर रहे गद्दारों को पीछे से सपोर्ट। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस को अदालत ने लगाई सख्त फटकार। अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर लिखा आई लव मोहम्मद। सपा एमपी जियाउर रहमान बर्क बोले बीजेपी की है साजिश। साध्वी प्राची के बयान पर तिलमिला उठे संभल के एमपी। एनकाउंटर, आतंक, बुर्का, दाढ़ी, टोपी पर हमला। 10 मुस्लिम लड़कियों को उठा लो, नौकरी का इंतजाम करूंगा। बीजेपी के साबिक एमएलए के जहरीले बोल। पाक सीरियल देखकर बिगड़ रही है हमारी बहू बेटियां। मौलाना इसहाक गौरा ने दी ख्वातीन को नसीहत। वक्फ कानून पर इंडिया इत्तेहाद का रुख सख्त। तेजस्वी बोले सरकार बनी तो सूबे में लागू नहीं होगा कानून। आरजेडी के दिग्गज मुस्लिम लीडर का तेजस्वी पर बड़ा बयान। बोले तेजस्वी में अभी जननायक बनने की तमाम सिफात नहीं। छठ महापर्व के बाद बिहार का दौरा करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे साथ। भारत का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का अमल शुरू। जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस। सलमान खान को पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया दहशतगर्द। सलमान खान ने अबू धाबी में किया था बलूचिस्तान का जिक्र। रूबियो का अमेरिका पाकिस्तान से रिश्तों पर बड़ा बयान। पाकिस्तान से रिश्ते भारत से दोस्ती की कीमत पर हरगिज नहीं। गजा से हमास को खत्म करके एक नया गजा तैयार करने के गद्दारों के प्लान का खुलासा हुआ है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गजा में काम कर रहे गद्दार ग्रुपों को इजराइल के अलावा अरब देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है। खुद इन गद्दार ग्रुपों के मेंबरों ने इस बात को कबूल किया है कि अरब देश इन गद्दार मिलिशिया मेंबरों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर ये बात साफ हो गई कि अरब देश गजा के खिलाफ जंग में इजराइल अमेरिका के साथ हैं और उन्हें फिलिस्तीनियों से कोई मतलब नहीं है। स्काई न्यूज के इस जबरदस्त खुलासे में बताया गया है कि इजराइल नया गजा बनाने के प्रोजेक्ट के तहत 4 गद्दार मिलिशिया का सपोर्ट कर रहा है। सीजफायर के तहत कैदियों की अदला बदली के जारी अमल के बीच गजा की हुकूमत और उसकी देखरेख को लेकर सियासत गर्म हो गई है। जंग रुकने के बाद हमास और तमाम फिलिस्तीनी लड़ाके अब इजराइल के सपोर्ट याफ्ता गद्दार ग्रुप से जंग लड़ रहे हैं। ये गद्दार ग्रुप्स आईएसआईएस, दाइश से जुड़े हैं, जिन्होंने थोड़े से पैसों और ताकत के लिए इजराइल के हाथों अपना जमीर बेच दिया। इन्हीं गद्दारों को खत्म करने और इन पर शिकंजा कसने के लिए हमास लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। साथ ही ये भी खबर है कि हमास गद्दारों के खिलाफ सभी लड़ाकों के साथ बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। इस बीच गजा के गद्दारों को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट के खुलासे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस खुलासे में ये बात सामने आई है कि गद्दार ग्रुप्स एक नया गजा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हमास नहीं होगा और इस प्रोजेक्ट में इजराइल के अलावा अंदर खाने अरब देश भी इन गद्दार मलेशिया ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं। द क्रैडल की रिपोर्ट के मुताबिक स्काई न्यूज की 25 अक्टूबर की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास को बाहर निकाल कर इजराइल एक नया गजा बनाने के प्रोजेक्ट के तहत 4 मलेशिया को सपोर्ट कर रहा है। ये गद्दार ग्रुप्स जो पूरी जंग के दौरान इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ लड़ते रहे, इस वक्त वॉशिंगटन के सीजफायर नक्शे की पीली लाइन के साथ इजराइल के कब्जे वाले इलाके में एक्टिव हैं। एक मलेशिया लीडर होसम अल अस्तल जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी से ताल्लुक रखता है, उसने स्काई न्यूज को बताया, हमारे पास एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट है। मैं, यासर अबू शबाब, रामी खलास और अशरफ अल मानसी, हम सब नए गजा के हक में हैं। बहुत जल्द हम गजा पट्टी पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेंगे और एक परचम के नीचे जमा हो जाएंगे। स्काई न्यूज के जियोलॉजिकल फुटेज के मुताबिक साउथ गजा के खान यूनिस में अस्तल के मलेशिया का हेडक्वार्टर इजरायली मिलिट्री चौकी से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर मौजूद है। अस्तल ने कहा, मैं बात करते वक्त इजरायली टैंकों की आवाज सुन रहा हूँ। शायद वो गश्त पर हैं या कुछ और, मगर मुझे कोई फिक्र नहीं। हमने कोऑर्डिनेटर के जरिए तय किया है कि ये ग्रीन जोन है जहाँ कोई गोलीबारी नहीं होगी। अस्तल का कहने का मतलब ये था कि इजरायली फौज और इन मलेशिया के बीच पूरा गठजोड़ है। बताया जा रहा है कि यासर अबू शबाब का मलेशिया सबसे बड़ा है और इसमें कम से कम 2000 लड़ाके शामिल हैं। स्काई न्यूज ने यह भी बताया कि इन गद्दार ग्रुप्स को अरब मुल्कों से भी मदद मिल रही है। जब अस्तल से पूछा गया कि क्या उन्हें यूएई की मदद मिल रही है, तो उन्होंने कहा, अल्लाह की मर्जी से वक्त आने पर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ अरब मुल्क हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का साथ दे रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब मुल्क उन इलाकों में तामीरात शुरू करने से हिचक रहे हैं जो अभी भी हमास के कब्जे में हैं। स्काई न्यूज के इस खुलासे से एक बात साफ हो गई कि गजा और फिलिस्तीनियों की हिमायत में सिर्फ हमास लड़ रहा है और इजराइल अमेरिका के साथ अरब देश फिलिस्तीन मुखालिफ काम कर रहे हैं। दिल्ली दंगों के यूएपीए मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दिल्ली पुलिस को दोबारा वक्त मांगने पर सख्त लहजे में फटकार लगाई।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों की जमानत नामंजूर कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब इस मामले की अगली समाअत 31 अक्टूबर को होगी। 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश में गिरफ्तार किए गए उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई। अदालत ने दिल्ली पुलिस की सुस्ती और बार बार वक्त तलब करने पर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि जमानत के मामलों में जवाब दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता। उमर खालिद की जानिब से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामला 31 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अदालत ने कहा कि वो शुक्रवार को इस पर दोबारा गौर करेगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 लोगों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं और कहा था कि एहतजाज की आड़ में साजिशी तशद्दुद काबिले कबूल नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सभी 2020 से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा था ताकि वो जवाब दाखिल कर सकें, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि इस तरह के मामलों में देर की कोई गुंजाइश नहीं। जिनकी जमानत पहले नामंजूर की गई थी उनमें उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा फातिमा, हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद शामिल हैं। अलीगढ़ में बीते दिनों समाजी दुश्मन अनासिर ने मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया था। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कशीदगी फैल गई। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फौरन इसे मिटा दिया और 8 पर नामजद FIR दर्ज की। इस वाकये को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी के MP जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। MP जियाउर रहमान बर्क ने बयान जारी कर दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने की वाकये को एक सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये वाकया भारतीय जनता पार्टी के जरिए एक सोची समझी साजिश के तहत तूल दिया गया है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा, मंदिर पर लिखने वाले पूरे मामले की जांच होगी तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, इसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा, इसकी वजह यह है कि हमारा मजहब किसी दूसरे मजहब को ठेस पहुंचाने को नहीं कहता है। हम भले ही दूसरे के मजाक को माफ नहीं करते, लेकिन हम किसी का मजाक बनाकर उनका अपमान नहीं करते हैं। संभल से सपा MP जियाउर रहमान बर्क ने आगे कहा कि आई लव मोहम्मद को दीवारों पर लिखकर एक सोची समझी साजिश के तहत हाईलाइट किया गया है। इसके जरिए एक बिरादरी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, हमारी आस्था, हमारे मोहम्मद, हमें अपने दीन से मोहब्बत है, इसे हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ के लोधा इलाके में कुछ शरपसंदों ने 24 अक्टूबर को सुबह सुबह मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। बुलाकीगढ़ी गांव के शिव और हनुमान मंदिर समेत 4 से 5 मंदिरों पर ये लिखावट देखी गई। इससे इलाके की हिंदू बिरादरी में गुस्सा फैल गया था। करणी सेना के ज्ञानेंद्र चौहान की कयादत में कारकुनों ने मुखालिफ एहतजाज किया और मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और मंदिर की हिफाजत का मुतालबा किया। संभल में सपा MP जियाउर रहमान बर्क साध्वी प्राची के मुस्लिमों के वोट के हुकूक खत्म करने और नाबालिग फसादियों के एनकाउंटर वाले बयान पर भड़क गए। उन्होंने इसे साजिश बताया और साध्वी प्राची पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। हाल में ही बीजेपी लीडर साध्वी प्राची ने फसादात में शामिल नाबालिग मुस्लिमों के एनकाउंटर और मुस्लिमों के वोट के हुकूक खत्म करने की बात कही थी। इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। साध्वी प्राची के बयान की चारों तरफ काफी तनकीद हो रही है। इस बीच संभल में समाजवादी पार्टी के MP जियाउर रहमान बर्क ने साध्वी प्राची पर सख्त हमला बोला है। सपा MP ने कहा, साध्वी प्राची को एनकाउंटर की हकीकत नहीं पता। यूपी में जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, उनका ये बयान ऐसे गैर कानूनी कामों को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये बयान एक साजिश के तहत दिया गया है, इसलिए हुकूमत को इसकी तहकीकात करवाकर साध्वी प्राची के खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मुस्लिमों के वोट के हुकूक खत्म करने वाले बयान पर सपा MP ने साध्वी प्राची को सीधे तौर पर चैलेंज किया और उन्होंने कहा, अगर हिम्मत है तो मुस्लिमों का वोट देने का हुकूक खत्म करके दिखाओ। वोट का हुकूक किसी की मिल्कियत नहीं है, ये हमारा आईनी हक है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। साथ ही उन्होंने बीजेपी लीडर संगीत सोम को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों को बुर्का, टोपी और दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नजर आती है, जबकि हकीकत ये है कि बुर्के में शराफत और तहजीब झलकती है।
बुर्का इस्लाम में पर्दे का पैगाम है, ना कि आतंक का। एमपी सपा ने कहा कि बीजेपी लीडर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं और समाज को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से साबिक बीजेपी एमएलए ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा लाओ, मैं उनकी नौकरी का इंतजाम करवा दूंगा। ये बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डुमरियागंज में एक जनसभा का वायरल वीडियो बताता है कि बीजेपी के साबिक एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह सभा में हिंदू नौजवानों से ये गंभीर और गैर कानूनी फरमाइश कर रहे थे कि वो मुसलमान लड़कियां उठा कर लेकर आएं। बयान में उनका दावा था कि पिछले 1 माह में 2 हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से निकाह कर चुकी हैं और इसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सभा में अनौपचारिक मुलाकात के बाद कहा गया कि उन दोनों के बदले 10 मुसलमान लड़कियों का अपहरण किया जाना चाहिए। साबिक एमएलए ने खुलकर कहा, मैं कह रहा हूं 2 के बदले कम से कम 10 मुसलमान लड़कियां लाओ और उन्हें हिंदू बनाया जाएगा। उन्होंने युवाओं से पूछा कि कितने लोग तैयार हैं और उनसे हाथ उठाने को कहा। साथ ही ऐलान किया कि जो हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की को लेकर आएगा उसकी नौकरी का इंतजाम कर दिया जाएगा। देवबंदी आलिम दीन और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के सरपरस्त मौलाना कारी इसहाक गोरा ने पाकिस्तानी सीरियल्स को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। मौलाना ने मुसलमानों से दरख्वास्त करते हुए कहा कि सीरियल्स वाली जिंदगी से आजादी हासिल करें। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने पाकिस्तानी सीरियल्स को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सीरियल्स देखने से हमारी बहू बेटियां बिगड़ रही हैं। मौलाना मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं कि अब वक्त आ गया है जब हमें सीरियल वाली जिंदगी से बाहर निकलकर इस्लामी तालीम को अपनाना चाहिए। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि आज हमारे माशरे में घरेलू झगड़े, तलाक और खानदानी झगड़े उरूज पर हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि लोग मीडिया के गुलाम बन चुके हैं। मौलाना ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, हम जो टीवी पर देखते हैं वही जिंदगी की सच्चाई समझ बैठते हैं। उन्होंने साफ अल्फाजों में ख्वातीन को मुखातिब करते हुए कहा, आजकल ख्वातीन पाकिस्तानी ड्रामे देखने में मशगूल हैं। इन सीरियल्स में दिखाए जाने वाले झगड़े, बदएतमादी और खानदानों में दरार डालने वाली कहानियां असल जिंदगी को भी मुतासिर कर रही हैं। बिहार में असेंबली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच वक्फ कानून को लेकर इंडिया इत्तेहाद ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कहा कि अगर इंडिया इत्तेहाद की सरकार बनी तो इस कानून को सूबे में लागू नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने सीमांचल के कटिहार जिले में चुनावी रैली से खिताब करते हुए कहा कि नई सरकार बनने पर इस मुतनाज़ा वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की सरकार इस कानून के जरिए कम्युनिटीज के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी के इस बयान को कांग्रेस एमपी तारिक अनवर की भी हिमायत हासिल है। अनवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वक्फ कानून के खिलाफ है और तेजस्वी के इस रुख की हम पूरी तरह से हिमायत करते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ममता बनर्जी जैसे अपोजिशन लीडर भी इस कानून की मुखालफत करती हैं। इसी बीच भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो परिवर्तन संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि बिहार में न सिर्फ वक्फ अधिनियम बल्कि मरकज के जरिए लाए गए दूसरे सभी संघीय ढांचे के खिलाफ कानूनों को भी लागू नहीं किया जाएगा। बिहार इंतखाबात से पहले आरजेडी में हलचल। लालू यादव के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले, तेजस्वी में अभी जननायक बनने की तमाम खूबियां नहीं हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के वोटिंग में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। तमाम सियासी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। इसी दौरान राजद के सीनियर कायद और बिहार के साबिक वजीर आला लालू यादव के भरोसेमंद साथी अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान ने पार्टी के अंदर सियासी जलजला पैदा कर दिया है। सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कहा कि तेजस्वी यादव अपने वालिद लालू यादव की सोच और गरीब पिछड़े तबकात के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सफर में उन्हें अभी वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर डटे रहते हैं तभी आवाम उन्हें सच्चा रक्षक मानेगी। राजद रहनुमा का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राजद और महागठबंधन बिहार इंतखाबात से पहले जोरदार इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सियासी हलचल के बीच कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि छठ महापर्व के बाद राहुल गांधी बिहार आएंगे और 29 और 30 अक्टूबर को
सूबे में रहेंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरे लीडरान भी रैलियां करेंगे। वहीं बीजेपी पहले से ही प्रचार में आगे है। पीएम नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में, जबकि 2 नवंबर को भोजपुर और नवादा में रैलियां करेंगे। इसके अलावा वो पटना में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने शनिचर को पटना में रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच सीएम नीतीश कुमार लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने छठ पूजा के मौके पर खरना प्रसाद हासिल किया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर सीएम के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मोहतरम वजीर आला जी का मेरे घर आकर खरना प्रसाद हासिल करने के लिए शुक्रिया। सियासत के इस गर्म माहौल में एनडीए और इंडिया इत्तेहाद दोनों ही वक्फ कानून और शराब बंदी जैसे मुद्दों पर आवाम के बीच अपनी अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। बिहार में असेंबली इंतखाबात को लेकर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले कांग्रेस और यादव खानदान ने बिहार को जुर्म, करप्शन और जंगल राज से बीमारू बना दिया था। मोदी नीतीश की जोड़ी ने सख्त कदम उठाकर बिहार को खौफ और तारीकी से निकालकर तरक्की, इज्जत और रोशन राह पर डाल दिया है। बिहार को 2005 से पहले अपराध, भ्रष्टाचार और जंगल राज ने बीमारू राज्य बना दिया था। कांग्रेस और यादव परिवार ने इसे गैंगस्टर राज्य की मार्केटिंग पूरे विश्व में की थी और बिहार पूरी दुनिया के सामने रंगधारी, जंगल राज, चारा घोटाले का राज्य बना दिया था। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने कठोर कदम उठाकर मेहनत की पराकाष्ठा कर बिहार को भय और आतंक से, सुस्त वित्तीय साधनों से मुक्त किया। भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जस्टिस सूर्यकांत को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश की है। इस सिफारिश के साथ ही मुल्क के अगले चीफ जस्टिस की तकर्ररी का बाजाब्ता अमल शुरू हो गया है। जस्टिस गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। मरकजी वजारत कानून और इंसाफ ने हाल ही में चीफ जस्टिस गवई को एक खत लिखकर कायम तर्जकार के मुताबिक अगले चीफ जस्टिस के लिए उनकी सिफारिश तलब की थी। भारत में चीफ जस्टिस की तकर्ररी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की जाती है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की तकर्ररी का उसूल तय करता है। इस परंपरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज, जिन्हें इस ओहदे के काबिल समझा जाता है, उन्हें अगले चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद किया जाता है। इसी परंपरा के तहत जस्टिस गवई के बाद सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस सूर्यकांत को इस आला ओहदे के लिए सिफारिश किया गया है। चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक जबरदस्त बारिश होने के इम्कान हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवाती सिस्टम 24 घंटे में तूफान में बदल सकता है। भारत मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट (IMD) के मुताबिक अगले 48 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान मोंथा में बदलने के इम्कान हैं। ये तूफान अभी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर और चेन्नई से 780 किलोमीटर जुनूब मशरिक में है। मोंथा की वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार हैं। इसे देखते हुए फौज को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम डिपार्टमेंट के मुताबिक मुल्क की राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों में मौसम में तब्दीली आने वाली है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बलूचिस्तान को लेकर दिए एक कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। दरअसल सलमान खान ने मिडिल ईस्ट में काम कर रहे कम्युनिटीज का जिक्र करते हुए बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग बताया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स के जरिए काफी गुस्सा देखने को मिला। इसी बीच कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सलमान खान को मुबैना तौर पर दहशतगर्दी मुखालिफ एक्ट 1997 के 4th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। दहशतगर्दी मुखालिफ एक्ट 1997 के 4th शेड्यूल आमतौर पर उन लोगों के लिए है जिन पर दहशतगर्दों से रिश्ता होने का शक होता है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सलमान खान कहते नजर आते हैं, हमारे मुल्क के कई लोग यहाँ आए हैं। बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग सभी यहाँ काम करते हैं। इस इवेंट में सलमान खान के अलावा शाहरुख खान और आमिर खान भी शामिल हुए थे। जॉय फोरम के इवेंट का ये वीडियो सामने आने के बाद एक यूजर ने लिखा, ये एक गलती है। दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे नहीं पता कि ये गलती से हुआ है या नहीं, लेकिन ये मजेदार है। सलमान खान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अलग अलग बताया है। रूबियो का अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों पर बड़ा बयान सामने आया है।
अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश में भारत के साथ अच्छी साझेदारी की कीमत नहीं चुका सकते। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का कंफ्यूजन समझ से परे है। कभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीएम शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं तो कभी वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए तालियां बजाते हैं। अब अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इस पर एक अहम बयान दिया है। रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश भारत के साथ अच्छी साझेदारी की कीमत पर नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि वॉशिंगटन का दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम में इस्लामाबाद के साथ लंबे वक्त से ताउन की तारीख रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के जरिए रूसी तेल खरीदने पर कहा कि शी जिनपिंग के साथ चीन के जरिए रूसी तेल खरीदने पर बातचीत हो सकती है। ट्रंप ने साथ ही दावा किया कि भारत पूरी तरह से कटौती कर रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं। भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है। बता दें कि अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए ये हथकंडे अपना रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस पर यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। इसके लिए वो भारत और चीन जैसे मुल्कों पर दबाव बना रहे हैं कि रूस से तेल ना खरीदें। इधर वो रूस की तेल कंपनियों पर पाबंदी भी लगा रहे हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।